नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कानूनगो। जनता का एजेंडा में हम जनता से संबंधित उन प्रश्नों को डिस्कशन के लिए रखते हैं आमंत्रित। जो हमारे मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं, उनको बुला करके, उनको जोड़ करके उनसे सवाल करते हैं और उसका समाधान कोई यदि मिल पाता है तो वो निश्चित रूप से जनता तक पहुंचता है और जनता भी उसको आत्मसात करने की कोशिश करती है। तो आज का जो हमारा जो विषय है कि जनप्रतिनिधियों के पुत्र पुत्री और रिश्तेदार जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें उनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। तो इस पर हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जनप्रतिनिधियों से जनता ऊब चुकी है या वंशवाद को समाप्त करना चाहती है, इन मुद्दों पर हमारी डिबेट केंद्रित रहेगी। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं गीत धीर जी, जो प्रवक्ता हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। गीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ रोहित नायक जी जुड़े हैं। रोहित नायक जी, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो ये हम शुरू करते हैं आज की डिबेट कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं, अभी वर्तमान में हैं या भूतपूर्व थे, उनके रिश्तेदारों को, उनके पुत्र पुत्रियों को जो टिकट दिए गए थे या उन्होंने चुनाव में अपना मुकद्दर आजमाया था, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। क्या इसका कारण हो सकता है? क्या जनता वंशवाद से, परिवारवाद से ऊब चुकी है क्या? ये आज का आपसे गीत धीर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों ये लोग हार गए चुनाव? देखिए, दो तरीके की बातें होती हैं। जब ये सवाल आपने पूछा, बड़ा ही रोचक सवाल है। निश्चित रूप से अगर कोई डॉक्टर है, उसका बेटा जो है योग्यतापूर्ण अच्छा डॉक्टर नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं चलेगी। इसी प्रकार अगर एक अच्छा लॉयर है, वकील है, और उसका बेटा अगर जो है वो पैशनेटली अगर वो कार्य नहीं करेगा, अच्छी वकालत नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जनता उसकी सराहना नहीं करेगी। वैसे ही राजनीति तो जन सेवा है, ये कोई व्यापार नहीं है। यहाँ पर तो निष्ठापूर्वक अपना पूरा सर्वोच्च निछावर करके जब आप जनता के लिए, सेवा के लिए जाते हैं, तो आपको ये सब आपके जो भाव हैं उससे जनता भी भली भांति परिचित हो जाती है। तो निश्चित रूप से अगर आपके मन में वो भाव उत्पन्न नहीं होते जनता के लिए, तो जनता आपको नकारती है। दूसरी बात योग्यता की आती है। अगर हम बात करें, देखिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है, तो हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए, ये गांधी परिवार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता, इनके जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, लेकिन आज जनता उन्हें नहीं सराह रही, बल्कि उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में समाप्त होती जा रही। कौन नहीं जानता, एक ऐसा रॉकेट बन गया है जो जब जब लॉन्च करते हैं इन्हीं के सर पे गिरता है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी में देखिए, इस प्रकार की कोई बात आपको शीर्ष नेतृत्व में नहीं दिखती। लेकिन कई राजनेता हैं जिनके पुत्र हैं, जैसे हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, आकाश जी में बहुत योग्यता है, तभी तो देखिए योग्यता के ऊपर जो है उनकी सराहना हुई है। बस बहुत सारे लोग हैं, अनेकों लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो निपुणता उनके अंदर रही हो। देखिए, रोहित जी भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे टेनिस प्लेयर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके पिताजी भी जो हैं वो एक अच्छे राजनेता हैं। हो सकता है ये अपनी निपुणता अगर राजनीतिक क्षेत्र में दिखाए, जनता इन्हें सराहे, तो निश्चित रूप से इनको सराहना मिलेगी। लेकिन ये तो स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी प्रवृत्ति जो है जनता के प्रति कैसी रहती है, उसका जो भाव है जनता के प्रति कैसी रहता है। क्योंकि आज के समय में जनता जो है बहुत समझदार है, जनता मूर्ख नहीं है। ये पहले का सांप सपेरों का देश या वो जमाना नहीं है जब 80s 90s में या 70s में जैसे इमरजेंसी लगा के और छल कपट से आपने सरकार और सत्ता हासिल कर ली। अब तो जो है वो निष्पक्षता का जमाना है। अब जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी के साथ में जो भावना है व्यक्ति की, जो प्रत्याशी है, जो जनप्रतिनिधि है, उसकी जो भावना है जनता के प्रति, जनता भली भांति पहचानती है और उसी ओर अपना जो है रुझान जो है वोटों के माध्यम से जनता दिखाती है। जी गीत जी,
अभी अब मैं नायक जी के पास आना चाहता हूं, रोहित जी के पास। रोहित जी, विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र जो है वो खुद चुनाव हार गए वहां पर। हालांकि ये बहुत बड़े चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इतना वर्चस्व होने के बावजूद भी, तो ये चीजें क्या दर्शाती है? और गीत जी ने जैसे जो बात की, उससे आप कहाँ तक सहमत या असहमत हैं? कुछ अपना बताएं आप जी। जिस तर्ज पे इस बात को शुरू किया है वो बिल्कुल सही है। योग्यता के आधार पर तो जीवन में हर चीज़ का निर्धारण होता है। अयोग्य व्यक्ति को तो समय पर मृत्यु भी नहीं मिली है ग्रंथों में। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि ये व्यक्ति अयोग्य थे तो फिर परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी, जो लगातार राहुल गांधी जी पर और गांधी परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर उनको निशाना बनाती है, तो फिर उनने इस परिवारवाद को क्यों स्वीकृति दी? और यदि ये लोग अयोग्य थे तो फिर इनको टिकट क्यों दिया गया? दूसरी बात कि अगर इस तरीके से परिवारवाद को इनको स्थापित करना था तो फिर एक अपने यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट चलता है, आपने सुना होगा विज्ञापन, जुबां केसरी। मुझे लगता है भाजपा की भी जुबां केसरी है और अब ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि आप कब तक एक ही एजेंडा, एक ही नैरेटिव लेके चलेंगे? कभी ना कभी तो विकास की बात होगी। और योग्यता पे जब बात करी जाए तो पूर्ण रूप से जिस तरीके से अभी तक का कार्यकाल रहा, इतने समय तक भाजपा को समय दिया, मौका दिया, हमको भी मौका मिला था, लेकिन जिस तरह की राजनीति में गिरावट आ गई है, हमारे से वो मौका पैसे के आधार पर छीन लिया गया। वो सभी भली भांति जानते हैं आज क्या हो रहा है, सभी जानते हैं। लेकिन योग्यता के आधार पर यदि इस तरीके से एक प्रॉपर स्क्रूटनी कर दिया जाता टिकट, तो मुझे लगता है कि ये लोग हारते नहीं। और उन्हीं के परिवार से उनके जो भतीजे हैं, उन्हीं से तो हारे हैं ये चुनाव। इसका मतलब ये है कि परिवार में भी क्लेश था, तो पार्टी में भी क्लेश है, परिवार में भी क्लेश है। भाजपा की आज की यही स्थिति है। बिल्कुल रोहित जी, पार्टी में भी क्लेश है, परिवार में भी क्लेश है, दोनों चीज सामने आई है। लेकिन यहाँ पर यह बात गीत जी से मैं बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब, जैसा रोहित जी ने कहा कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस के वंशवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाती रहती है, उनके हर सभा में, हर जो रैली है उसमें हमेशा ये बात सामने आती है और सब लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो बीजेपी में जब ये बात उठती है कि वंशवाद हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, तो उसको इस तरीके से ढांकने की कोशिश की जाती है कि ये अपनी योग्यता से आगे बढ़े। तो ये दोहरा मापदंड गीत जी, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूँ। मेरे आदरणीय भाई, मेरे प्यारे भाई रोहित जी ने जो बोला, देखिए अगर कहीं जनता का जो मैंडेट है वो तो हमें स्वीकार है और हम उसको हमेशा से स्वीकार करते आए। एक बात मेरे भाई ने और बोली थी कि हमने जो है सरकार पैसों के दम पे बना ली। नहीं रोहित भाई, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि एक भी प्रमाण कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के, फिर उसके पोते से लेकर के, आपके माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय आपके सुरेश पचौरी जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय राहुल भैया, लेकिन कोई नहीं दे पाया कि कहाँ है, कोई प्रमाणित नहीं कर पाए। हमारी विचारधारा से प्रभावित होके सिंधिया जी के साथ में कुछ नेता आए थे, वो भी क्यों? क्योंकि सिंधिया जी को टाइम नहीं दिया जाता था जनता के कार्य करने के लिए, उनको मौका नहीं दिया जाता था। ये ऐसी बात थी। तो योग्यता की बात के साथ में ये लिंक्ड है ये चीज। तो देखिए कई बार क्या होता है कि निश्चित रूप से कई बार लोगों को मौका नहीं मिला होता, लेकिन परिवारवाद की बात नहीं आती। वहां पर आप इसको इस दृष्टिकोण से देखिए, उनको अवसर नहीं मिला, कुछ चीज जो रहती है वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, ये बात नहीं है। मेरा जो मत है वो ये मत है कि जब बात आती है योग्यता की, तो हमको कहीं पार्टी, धर्म, जाति, इसके ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। देश के लिए क्या राष्ट्रवादी सोच लेकर हम चलते हैं, हमको इस बारे में विचार करना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमको राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़ेंगे। तो टिकट भी मेरा ऐसा मानना है कि सभी पार्टियों को ऐसे दिए जाने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इस प्रकार से टिकट देती ही गई है और हमेशा जीतने वाला व्यक्ति नहीं। जैसा कि अभी कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ था 4 दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि 3 केस हो, 4 केस हो या 10 केस हो, मुझे तो जीतने वाला व्यक्ति चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो जिन लोगों के ऊपर आपराधिक केस थे, जो आदतन अपराधी थे,
उनके टिकट्स बदले, तो निश्चित रूप से योग्यता भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसको टिकट दे रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। हमें हमेशा से सत्ता की भूख नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कांग्रेस में कमलनाथ जी के इस वीडियो में साफ दिख रही है। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछली बार भी मैंने चैनल पे बोला था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में कलेश की बात कर रहे हैं, कहीं नहीं है साहब। आप हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात भी अपन उदाहरण के रूप में देख लीजिए, चाहे कैलाश जी हो, चाहे नरोत्तम जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, अनेकों नेताओं को हमारे देख लीजिए, वरिष्ठ नेताओं को देख लीजिए, प्रभात झा जी को देख लीजिए, अनेकों नेताओं को देख लीजिए, आप जिसका चाहे नाम ले लीजिए, कभी किसी ने नहीं बोला कि शिवराज जी के अलावा और कोई हमारा नेतृत्व करेगा। वो यही बोलते हैं मुख्यमंत्री तो हमारे शिवराज जी रहेंगे, क्योंकि चैनल भी ये बात सुन रहे हैं और हमारे माननीय रोहित भाई भी ये बात सुन रहे हैं। तो इसमें आप बताइए, लेकिन आपके यहाँ पर क्या होता है कि सब जानते हैं, चैनलों पे भी क्या, पब्लिक रैलीज में भी कई बार बोला है दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, साहब कमलनाथ जी बनेंगे, साहब फिर सुरेश पचौरी जी बनेंगे, अरुण यादव जी बनेंगे, राहुल भैया, आखिर कौन बनेगा, नेतृत्व करने की क्षमता किसमें, और फिर एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचते हैं। तो योग्यता क्या इसमें अपनी ये लोग सिद्ध करते हैं, या योग्यता इसमें सिद्ध करनी चाहिए विकास के मुद्दों में। बिल्कुल सही बात बोली थी मेरे भाई ने, विकास के मुद्दों की ही बात कर रहे हैं रोहित भाई। और योग्यता के साथ में देखिए वो हमने सिद्ध करके दिखाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिखाए गए सपने आज वो साकार हुए हैं, चाहे बिजली सड़क पानी की बात की जाए, जो मुद्दे ही हमने खत्म कर दिए थे। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप भी यहाँ निकलते होंगे तो देखते होंगे कि सड़कों का क्या जाल है, और एकदम भोपाल की, मध्य प्रदेश की और आप सड़कें पूरी देखें, आप मढ़ई से देखें, भोपाल तक की, पचमढ़ी तक के देखें, पिपरिया से देखें, कहीं भी देखें आप, सड़कों का जाल जो है वो हर तरफ बिछ चुका है और ये निरंतर बढ़ते चले जा रहा है। गांव-गांव में जो कृषकों को जो सपने दिखाए गए थे कि कर्ज माफी कर देंगे, कर्ज माफी पे कांग्रेस सरकार फेल हुई थी। हमने कोरोना के समय पे, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी बोलते थे कि आपका डिजिटल इंडिया का शेर बिल्ली बन गया है, उसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से कर्ज माफी के टाइम पे जो है किसानों के खाते में 2200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी जो छोड़ के गए थे, 22,000 करोड़ रुपए की जो कर्ज माफी छोड़ के गए थे, उसमें 1,000 करोड़ रुपए और मिला के माननीय शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफी की थी। आईफा में हमारा ध्यान नहीं था, यहाँ हम योग्यता सिद्ध नहीं कर रहे थे। जीत जी, यहाँ 2 मिनट आपसे मैं रोक करके बात करना चाह रहा हूँ। कर्ज माफी के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज कितना है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो कर्ज माफी जो है, जो आपने की है, उस कर्ज माफी का खामियाजा तो आम जनता को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? आपका बड़ा ही फिर से रोचक सवाल है। मैं ये भी जनता के बीच में आना चाहिए था विषय। अभी आप बीडीएस देखिए मध्य प्रदेश की, कौन नहीं जानता, 19.75%। हैरान करने वाली है ये आंकड़े। कोरोना के दौरान ये हमने आंकड़े सिद्ध करके दिखाए हैं। मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे अव्वल चढ़ने वाला प्रदेश बन चुका है। ये शिवराज जी के नेतृत्व में ही हो पाया। निश्चित रूप से पहले भी कर्जा लिया जाता था और अभी भी लिया गया है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर्जे में है। और कर्जा हम कहाँ से ले रहे हैं? केंद्र से ले रहे हैं, अन्य राज्य भी ले रहे हैं या कांग्रेस शासित सरकारें, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बातें की जाए। लेकिन आज देखिए कर्जा कम होते जा रहा है। ये पूरा कर्ज जो है ये निश्चित रूप से सब तरफ कम हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल मध्य प्रदेश में है। जहां जहां भाजपा शासित सरकारें वहां कम हुआ है। जबकि अब कलें और अगर आप लड़ाई झगड़े की बात करें तो देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसी विषय पे आपस में लड़ते हुए केंद्र के पास शिकायत करने पहुंचे थे, जबकि दोनों में केंद्र का कोई लेना देना नहीं, दोनों में जो है कांग्रेस की सरकारें हैं। तो कई बार जो विषय है कांग्रेस को समझने चाहिए। अब जैसे ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, साहब ये बेच रहे हो, वो बेच रहे हो, एयर इंडिया बेच दिया, साहब मनमोहन सिंह जी कांग्रेस से आते हैं, हम तो बड़ा आदर करते हैं, एक ऐसे संवैधानिक पद पे रहे। स्वयं मैं पंजाबी समाज से भी आता हूं तो मेरा कोई निरादर का कहीं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उनको बहुत समझाया गया था, क्योंकि अर्थशास्त्री कहते थे आपको कि साहब एयर इंडिया और इंडियन रेलवे मर्जर मत करिए। लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो एक ही दिन में कर लिया था। उसके बाद में भी प्रति वर्ष सबको मालूम है कि कितना नुकसान हो रहा था। अभी हमने तो लीज पर दिया है साहब, और वो भी अलग तरीके की शर्तों पे। वो जो है हिंदुस्तान की सरकार ही उसको ओन करती है। और जब इसका सवाल यही सवाल जब राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा, रोहित जी के पास आता हूँ, इसका एक कुछ बात उनसे हो जाए, उत्तर दे रहे थे तो राहुल गांधी जी भगते नजर आए। अब एक और बात, यही बात
राहुल गांधी जी एक और सवाल पूछ रहे हैं कुछ समय से पीओके के ऊपर कि मोदी जी पीओके कब लेंगे, मोदी जी पीओके कब लेंगे, बच्चों जैसी बातें करते हैं। अरे साहब, पीओके जो है वो तो लद्दाख वाली जमीन पर तो आपने अभी आपकी जब कांग्रेस शासित सरकार थी तब दिया था चाइना को, जो हम डोकलाम में सबने देखा, हम तो ले ही लेंगे और ले भी रहे, लेकिन आपने दिया क्यों था? तो इस पर लिखित में राहुल गांधी जी की, रोहित जी इसको व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, लेकिन जो संसद में जो उनका जवाब आया वो आया कि साहब वो बंजर जमीन थी जो मेरे संज्ञान में, क्या बंजर जमीन होगी तो क्या दूसरे देश को दे दी जाएगी? ये राहुल गांधी जी को जवाब देने से पहले क्या कांग्रेस पार्टी ये भी विचार नहीं करती और योग्यता की बात करती है? योग्यता की बात मैंने वहां पर भी सिद्ध करी है कि किस व्यक्ति में क्या योग्यता है। तो निश्चित रूप से योग्यता के साथ में कार्य प्रणाली, कार्यशैली, कार्य क्षमता और कार्यकर्ता, सारी चीजें होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, जनता के लिए प्रिय भावना होनी चाहिए। चलिए गीत जी, थोड़ा सा रोहित जी से बात करते हैं। जी रोहित जी, आपने गीत जी को बहुत कुछ सुना जी और जो बात आई है सामने, जी। तो उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, गीत जी ने कई सारी बातें कहीं, विषय अंतर्गत भी हुए, लेकिन ठीक है, मैं इस बात पे अडिग रहूंगा और इस विषय पर भी अडिग रहूंगा जिस विषय पर मेरे को बहस के लिए बुलाया है। यदि योग्यता पे आधारित यह बहस थी और इस बात पर हम बात कर रहे थे कि क्यों ये सारे लोग हारे, तो फिर जाति और वर्ण विशेष के विषय में जो गीत जी ने कहा वो कहाँ तक सही है? यदि राष्ट्रपति उम्मीदवार इनने चुना है किसी व्यक्ति वर्ण विशेष से, तो उनके खुद के राष्ट्रपति जी के जो होने वाली राष्ट्रपति हैं उनके कैंडिडेचर को देखते हुए उनके खुद के गांव में बिजली नहीं है, ऐसा क्यों? और क्या ये किसी एक विशेष जाति वर्ण विशेष को प्लीज करने वाली बात नहीं है कि उनको हम प्रसन्न करें, उनको जो वोट बैंक है उसको वापस लाएं? क्योंकि मुख्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। मध्य प्रदेश में बाई पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर वोट कटवा पार्टी खड़ी कर दी जाती है। इस तरह का हमने कई बार राजनीतिक आडंबर बीजेपी की तरफ से देखा है, जहां पर वोट काटकर चुनाव को जीत लिया जाता है, लूट लिया जाता है। अभी अगर ये बात करी जाए कि राहुल गांधी जी के विषय में, राहुल गांधी जी अपनी राजनीति और भारत की राजनीति का नैरेटिव बदलने वाले नेता हैं। वो किसी पद की लालसा नहीं रखते, बिना पद के भी वो बहुत, उनका गरिमा मंडल और आभा मंडल बहुत बड़ा है, हमारे लिए वरिष्ठ है। और मैं समझता हूं कि ये बात समझना बहुत कठिन होगा भाजपा के लिए कि राहुल गांधी जी करना क्या चाह रहे हैं। वो जिस तरीके से ओछापन और नीचापन कांग्रेस जो अभी देख रही है, उनके विरुद्ध जिस तरह की अभी गतिविधियां हुई हैं, उस ओछेपन से राजनीति को मुक्त करना चाह रहे हैं। ये केवल भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, लेकिन अगर राजनीति में इस तरह की गिरावट आती रही सतत, तो हम किस पराभव में जाएंगे और देश किस दिशा में जाएगा, ये सोच पाना कठिन होगा। किस तरीके की देश की राजनीति करके आप किसी पर भी कोई भी मुकदमा दर्ज कराते हैं? क्यों करना है भाई साहब? अगर आपको राजनीति करनी है तो अपना कद ऊंचा करिए, अपनी लकीर बड़ी करिए, दूसरे की लकीर छोटी करने में क्यों लगे हैं हम? हमें यह जानना जरूरी है कि बीजेपी विंडिक्टिव एक राग द्वेष की राजनीति करती है, और जैसा मैंने बोला कि इनकी जुबान केसरी है, बहुत दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता भटकना नहीं चाहती ना मुद्दों से। लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं कि जिस बात पे बात हो रही है, जो उनसे जुड़े हुए संसाधन है, साधन है, सुविधा है, उस पे बात हो। हम क्या रोज हाईवे पे चलते हैं? और क्या हाईवे, स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज क्या भाजपा की देन है? क्या कोई एक विशेष केंद्र में उसके लिए प्रावधान नहीं है? हम शहरों की अगर बात करें तो अभी भी भोपाल जैसे शहर में, जो राज्य की राजधानी है, सड़कों की हालत देख लीजिए आप, सीवेज की हालत देख लीजिए आप, किस तरह की हमने अव्यवस्था फैला रखी है। नगर निगम की बात कर लें, नगर निगम में जो शासित इतने समय से मेयर बैठे हैं, लोग बैठे हैं भाजपा के, वो क्या ये नहीं समझ रहे थे? नर्मदा पे इनने राजनीति करी, नर्मदा जल परियोजना का क्या हुआ? यहां पर देखिए क्या है, बात करना बहुत आसान है। नर्मदा जल परियोजना पे जितना पैसा वसूला है नगर निगम ने आज तक, अगर लौटा दे तो मध्य प्रदेश का जो कर्जा है वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इनने इस तरीके के नैरेटिव थ्रो करके, जुमले फेंक फेंक कर लोगों से पैसे हड़प लिए। टैक्सेशन की क्या हालत है? कोविड में 1 रुपए की भी रियायत क्या आम आदमी को मिली है? अगर बिजली का बिल आ रहा था आम आदमी का, जिसकी दुकान बंद थी, परचूनी की दुकान बंद थी, व्यवसायिक जगहें बंद थी, तो क्या उसमें 1 रुपए की भी रियायत मिली? हमने टैक्सेशन के पार्ट पे पॉलिसी बदल दी। टैक्सेशन, वित्तीय वर्ष कभी भी खत्म हो, जनवरी से पहले अगर 20,000 रुपए का टैक्स है तो आप 20,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स है तो चालू वर्ष में जनवरी से पहले आपको पैसा जमा करना है, नहीं तो 3 महीने आप ब्याज चुकाइए। ये किस तरह की वसूली है? ये इस तरह से प्रशासनिक सुविधाएं नहीं चलती। जनता की, हमको जनता के लिए काम करना होता है।
आप बोल रहे हैं रॉकेट है राहुल गांधी जी, देखिए एलॉन मस्क ने भी रॉकेट चलाए, लेकिन नैरेटिव बदलने के लिए। आज की तारीख में क्या कोई हंसता है? जो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो गिर रहा है, लेकिन वो जब छलांग मारेगा तो कहां जाएगा, इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। गीत जी, आपने रोहित जी की पूरी टिप्पणी सुनी, जो आपकी बात थी उसके ऊपर से उन्होंने जवाब दिया। अब आप इन्हीं के मुद्दे लेकर के जो इन्होंने कहा है, तो क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं रोहित जी का पूरा उत्तर जो है बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने जातिवाद की बात करी थी। भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था। पंच से चालू हुए हैं, पंच सरपंच से और राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। तो अपन इसको थोड़ा समेटते हुए और टिप्पणी करें, बिल्कुल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की। तो निश्चित रूप से जो वर्ग जिसका अभी तक के उद्धार नहीं हो पाया, उसका उद्धार करने की बात आती है। तो इसलिए हम एक जनजाति की महिला के ऊपर जब उनको हम प्रत्याशी बनाते हैं, उनको हम कैंडिडेट बनाते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो इसकी कांग्रेस को किस तरीके का दर्द होता है, ये रोहित भाई ने साफ जाहिर कर दिया। क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस ने कभी इनको जो है एक जनजाति के वर्ग में इनका विकास करने की कोई नीति या कोई योजना कभी बनाई ही नहीं थी। कांग्रेस हमेशा इन्हें एक वोट बैंक समझती है, क्योंकि अभी स्वयं इन्होंने कहा कि वो एक वोट बैंक तो भाजपा का था। 7 डोर टू डोर योजना हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य सूचित के अलावा फिर आप जब ओबीसी की बात करते हैं, आप जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा। हर वर्ग देश का अगर कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये काम नहीं आता। आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी जो है सबको लेकर चल रही है। लेकिन जो वर्ग रह गया है पीछे, उसको तो आगे लाना पड़ेगा ना, उसका तो उद्धार सबसे पहले करना होगा। हम ऐसा नहीं बोलते जैसा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि देश की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार तो मुसलमानों का, कौन नहीं चाहता है, बोला था उन्होंने। एक बार नहीं 10 बार बोला। अब भारतीय जनता पार्टी के आपने किसी नेता से या संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी आप उम्मीदवार से या किसी व्यक्ति से आपने इस प्रकार की भाषा शैली सुनी हो तो आप मुझे बताएं। राहुल गांधी जी साहब आपके बहुत आगे बढ़े, हम तो खुद जो है शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन किसी और क्षेत्र में ही बढ़ पाएंगे साहब। हिंदुस्तान की जनता का विकास करने की क्षमताएं अभी अगर वो दिखा देते तो बहुत अच्छी बात भी दिखाई नहीं दे रही। 2014 से आप भी जो है देख रहे हैं उनको निरंतर, जब से वो अपने आपको पीएम का कैंडिडेट के कंटेंडर मान रहे थे, लेकिन क्या उद्धार हुआ? आपकी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर आ गई। हमारा बिल्कुल ये कहना नहीं, जो कांग्रेस मुक्त ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो जनता की अगर कुछ कामों में कसर रह पा रही तो कांग्रेस हमारा ध्यान उस ओर जो है आकर्षित करेगी। हम उस कामों को करने में और बेहतर तरीके से जो है सहायक सिद्ध हो पाएंगे। लेकिन यहाँ तो विपक्ष ही कमजोर है। यहाँ दिग्विजय सिंह जी स्वयं कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है और धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तो निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव है और जो वर्तमान में चुनाव के जो परिणाम देखेंगे आप, वो आप देखेंगे कांग्रेस, हालांकि बहुत जगहों पे जो चुनाव है इसमें भी जो चुनाव हो रहे हैं अपना पंचायतों के, इसमें सिंबॉलिक नहीं रहता है, लेकिन पार्षदों के और दूसरे चुनाव में भी आपको साफ दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस हिसाब से मैंडेट लगता है। और जनता का विश्वास इसलिए मिलेगा क्योंकि हम जनता के विश्वास से खड़े उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। निश्चित रूप से आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऊर्जावान व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। और राहुल गांधी जी आखिरकार अपने आप को लेकिन कब तक के एक युवा मानते रहेंगे? हालांकि वो मेरा कहना है कि 50 की एज जो है पार कर गए हैं। आप भी योग्यताएं दिखाएं, आप लोगों को भी क्षमताएं मिले। हमारे यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है कि युवा भी आ गया है, बुजुर्ग भी आ गया है, किसी को वंचित नहीं रखा जाए। खास करके कोई जाति वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हो पाया, जैसे कि अभी आपने बोला 70 साल में भी 75 साल में भी वहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई, कितनी बड़ी बात है। ये जी उनका वो कुछ बात करना चाहते हैं रोहित जी, उनको थोड़ा समय देना जरूरी है। मेरा गीत जी, रोहित जी बताएं आप क्या कहना। मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि यदि हम सभी का, सबका विकास और सबके साथ की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाता है? ये पोलराइजेशन क्यों होता है? अगर राजनीति का ये स्तर ऊंचा नहीं है तो फिर क्या है? अगर एक तबके को उठाने के लिए आप किसी को राष्ट्रपति बना रहे हैं तो क्या ये उस जाति वर्ण विशेष को विशेषाधिकार देने की बात नहीं है? आप सबका साथ सबका विकास जनता के लिए करें।
आप एक व्यक्ति एक वर्ण विशेष के लिए करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और अगर राजनीतिक रूप से इतनी अच्छी योग्यता के साथ सारे लोग लड़े थे तो फिर ये लोग क्यों हार गए, जहां से मुद्दा शुरू हुआ। उसके बाद सीहोर में 5 सीटों में से 3 सीटों पे क्या हाल हुआ, जो इनका गृह जिला है वहीं पर यह हालत हो रही है सीएम साहब की। तो इस तरीके की बातें हमको, आपको, विशेषकर भाजपा को, ये आत्म अवलोकन का समय है, इस पे चिंता करने की बात है। ये बाकी सारी बातें तो ठीक है आप करते रहें, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी क्या स्थितियां हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता केवल इसीलिए स्वीकार रही है क्योंकि इनकी आडंबर और झूठ बोलने की राजनीति का अब समय पूर्ण हो चुका है। बिल्कुल, जैसा कहा कि इनके आडंबर का समय अब पूर्ण हो चुका है। गीत जी, आपके आडंबर की बात हो रही है, आपसे मेरा मतलब है बीजेपी में जो नेता लोग हैं उनके आडंबर की बात पूरी हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे, एक टिप्पणी आपकी थोड़े कम शब्दों में मैं चाहूंगा। आडंबर की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। देखिए, हम इनकी हर बात की सराहना करें, अगर ये अच्छा कार्य करें, हम तो इस मानसिकता के लोग हैं क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कुछ काम किया ही नहीं है। ये उल्लेख कर दें, नर्मदा के जल की बात कर रहे थे, नर्मदा के जल को भी भोपाल में कौन, मध्य प्रदेश में कौन लेके आया। देखिए, अगर आप भोपाल में रहते हैं, हम भोपाल के विकास की हम बात कर लेते हैं क्योंकि रोहित भाई भी मेरा ख्याल है गुलमोहर में रहते हैं। यहाँ पर सड़कों की क्या हालत थी, डेवलपमेंट क्या हुआ था, आज गुलमोहर की बात कर लीजिए, देखिए अंतर देखिए। मैं तो यहाँ शामगंज का रहता हूँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का निवास वहीं रहता है, तो मेरे बंगले के 2 बगल वाला है उनका, और उनके कमलनाथ जी सामने रहते हैं। तो विकास दिखा है, मैंने सिर्फ अपना ही अपना विकास किया है क्योंकि मैं तो वहाँ निरंतर रहूंगा, मुख्यमंत्री बदल देखें। लेकिन क्या वजह है, ये जो बोल रहे थे स्वयं भाई 17 साल हो गए, 15 महीने की बात कर रहे हो, दिग्विजय सिंह जी क्यों चले गए। तो निश्चित रूप से ये आकलन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। एक बात इन्होंने और बोली कि वर्ग विशेष, हिंदू मुसलमान की बात कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की कोई बात आई हो तो आप हमें बताएं। अभी बल्कि कोई इस प्रकार का मुद्दा जब आता है तो उसको बैठ के सुलझाया जाता है, चाहे बात अरजान की हो, चाहे ये लाउड स्पीकर हटने की बात हुई थी, बहुत जगहों पे विषय हुआ, बट हमारी पार्टी की ओर से हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद है, उन्होंने क्या बोला था, हर बात के लिए कानून लाना जरूरी नहीं, कोर्ट में जाना जरूरी नहीं, बैठ के निर्णय लिया जा सकता है। तो देखिए, हमारी जो मानसिकता सबको साथ में लेकर चलने की है, लेकिन विशेष वर्ग विशेष की जब बात आती है कि आगे क्यों बढ़ाया गया, जिसका विकास नहीं किया गया, जिसका शोषण हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस ने जिसको केवल और केवल वोट बैंक समझा है और उपयोग किया है केवल और केवल, फिर इनकी भूमियां क्यों ले ली गई, उस वर्ग को तो भाजपा के कार्यकाल में फिर आगे बढ़ना ही चाहिए और उसका विकास होना ही चाहिए। आखिर कब तक कांग्रेस ले ली गई, करती रहेगी और जनता को छलावा करती रहेगी। तो ये बड़ी बात है, कांग्रेस को अपने साथ में जो छलावा किए हुए लोग हैं वो, उनका दर्द क्यों नहीं दिखाई देता, उनका विकास क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी जो है प्रगति करें, क्यों नहीं चाहते कि वो लोग भी देश को आगे बिल्कुल। आपकी बात का मैं जवाब लेता हूँ रोहित जी से। एक और सवाल, कांग्रेस रोहित जी अपने आप को काबिल मानते हैं तो उस आदिवासी महिला को क्या हक नहीं आगे बढ़ाने का देश को, या उनके परिवार को आगे हक नहीं है देश के लिए अच्छे कदम रखने का, अच्छे निर्णय लेने का? हम अच्छी सोच के साथ में, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच के साथ में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देश भी उसकी सराहना करेगा। मैं तो बहुत छोटी सी गिलहरी हूँ भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यों में लगा हुआ हूँ, तो उस रूप से हम भी सराहना करेंगे। निश्चित रूप से रोहित भाई आप भी आइए और जनता के लिए कार्य करिए। मेरा तो आपसे भी यही मानना है, आप तोड़ने की बात नहीं करिए। मैं जरा 2 मिनट की प्रतिक्रिया रोहित जी की लेना चाहता हूँ, समय का थोड़ा बंधन है। रोहित जी, आपने गीत जी की बात सुनी, थोड़ा समय का हमारे पास बंधन है। देखिए, मेरे पास थोड़े कम समय में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैं केवल अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी सवाल जवाब यहाँ पर हुए, जो भी बहस हुई, उसमें मुख्य रूप से कोई भी बात बाहर निकल के नहीं आई। अगर किसी मुद्दे को भटकाया भी गया, विकास की बात करी गई, तो उस पर भी मुझे अभी संतोष नहीं है गीत जी की बात से कि नर्मदा जल परियोजना का क्या हुआ। नर्मदा लाए तो आप, लेकिन पानी किसके यहाँ पहुंचा, और जो पैसा आपने नगरीय निकायों में लिया नगर निगम के माध्यम से, उस पैसे का क्या हुआ। हम लोग खुद ही इतने इतने पैसे भरकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ ही खुद नहीं नर्मदा जल परियोजना का जल मिल पाया। तो हमसे क्या, अगर कोई इस तरह का कोई रुष्ट हो नगर निगम में, तो उनसे आप गीत जी हमारी तरफ से सिफारिश कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ भी नर्मदा मैया का पानी पहुंचा दें।
लेकिन मुख्य रूप से मेरा ये कहना है कि विकास के मुद्दों पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को नकारा ना होता तो ये सारे लोग योग्यता के आधार पर हारते नहीं। बिल्कुल। तो आज की जो चर्चा है उसका लब्बो लबाब जो है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी चाहती है और कर रही है, और कांग्रेस का कहना है कि यदि योग्यता के आधार पर ही टिकट दिए जाते तो ये कैंडिडेट चुनाव नहीं हारते। इसी के साथ आज की जो डिबेट है इसको हम समाप्त करते हैं। आप दोनों जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि प्रश्न था कि जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधियों के जो वो रिश्तेदार हैं उनको जनता नकार रही है, तो ये जितनी जल्दी जनता के समझ में आ जाए ये बात कि हमको अब वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो लोकतंत्र का भारत में बहुत अच्छा स्थान हो सकता है और लोकतंत्र की अच्छी विजय हो सकती है। इसी के साथ में आज का जनता का एजेंडा कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अगले कार्यक्रम खबर भारत के। नमस्कार।